अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम से मुतालिक अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। गुज़श्ता 2 समातों की तरह आज की अदालती कार्रवाई भी बराह रास्त नशर नहीं की गई। अलबत्ता साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल के कोर्ट रूम से वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाई गई और आज उन्होंने दलाइल भी दिए। साबिक वज़ीर आज़म ने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से मुतालिक अदालती हुक्मनामे में लिखे नोट पर जब बात करना शुरू की तो चीफ जस्टिस ने उन्हें मुकदमे तक महदूद रहने की हिदायत करते हुए कहा कि इस मामले पर आप नजरसानी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अपने दलाल में बानी तहरीक इंसाफ ने नैब तरामीम से मुतालिक हुकूमती अपील की मुखालिफत करते हुए कहा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, नैब तरामीम हुई तो मेरा नुकसान होगा। तरामीम बहाल होने से उनके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या पार्लियामान तरमीम नहीं कर सकती। इस पर इमरान खान ने कहा कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते। वो इस वक्त नैब को भुगत रहे हैं। 2.25 करोड़ की घड़ी 3 अरब रुपए की जाहिर की गई। नैब को बेहतर होना चाहिए। पीटीआई के दौर में नैब उनके मातहत नहीं था। हुकूमत और अपोजिशन में नैब के चेयरमैन की तयनाती पर इतफाक नहीं होता था तो थर्ड अंपायर इससे तयनात करता था। हालांकि उनकी राय में सुप्रीम कोर्ट को नैब का चेयरमैन तयनात करना चाहिए। इससे पहले ख्वाजा हारिस जो अदालत की मुआवनत कर रहे हैं और इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने भी दलाइल दिए। इसके अलावा नैब कानून से जुड़ी एक खबर यह भी है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हालिया नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया और इसके साथ साथ इलेक्शन ट्राइब्यूनल का भी मामला है जिसमें फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले आमने सामने हैं। जिना हाउस जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के मुकदमात में जमानतें भी हो रही हैं और आम मुआफ़ी की भी बातें हो रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह सियासी कशीदगी बढ़ने, डायलॉग की बंदिश और गद्दारी समेत नए मुकदमात बनने की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ के लिए आगे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं या कोई आसानी पैदा होने की सबील भी नज़र आ रही है। लेकिन सबसे पहले हम आज की अदालती के मुतालिक बात करेंगे। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अदील, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आज वीडियो लिंक पर जो खान साहब की पेशी हुई, खान साहब का क्या मुकालमा हुआ जजेस से और क्या दलाइल उन्होंने दिए इस केस में? जी, आज जब इमरान खान साहब को मौका दिया गया समात के इख्तिताम पर तमाम वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद कि वो अपने दलाइल दे दें, उस पर इमरान खान साहब ने शुरू में ही अदालत से एक शिकवा किया। बिलखसूस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से यह शिकवा किया कि उन्होंने अदालत के सामने ये बात रखी कि ये कहा गया कि शायद मैं कोई बहुत ख़तरनाक आदमी हूँ, कोई ऐसी बात कर दूंगा जो कि एक इर्रेस्पॉन्सिबल बात होगी। मुझे एक इर्रेस्पॉन्सिबल करैक्टर के तौर पर पेश किया गया है अपने फैसले में। जो लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला है उसका जिक्र कर रहे थे इमरान खान। आपको याद होगा गुज़िश्ता समात पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 से यह फैसला दिया था कि अदालती कार्रवाई को बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। उस पर जो वजाहत दी गई थी कि ऐन मुमकिन है जो बानी पीटीआई हैं इमरान खान है वो सियासी गुफ्तगू करे और बाद अज़ा हमारा ये खदशा दुरुस्त भी साबित हुआ, जिस पर उन्होंने अपने खफगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अमूमन जजेस साहिबान अपने फैसलों का जो दिफा है वो नहीं करते। बहरहाल मैं ये आपको ज़रूर कह दूं कि हमने ये बात नहीं की जो आप हमसे मंसूब कर रहे हैं। बाद अज़ा उन्होंने कहा कि क्योंकि ये इररेलेवेंट हो चुका है आपका, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, उन्होंने कहा कि अब ये बात इररेलेवेंट है, अदालत अपना फैसला कर चुकी है लाइव स्ट्रीमिंग पर, लिहाजा आपने जो दरख्वास्त दायर की थी और अब जो आप एक रिस्पोंडेंट के तौर पर पेश हैं तो नैब तरमीम पर ही बात करें। उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह भी कहा कि खान साहब आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेशन दिया है इस अदालत ने, जिस पर उसके बाद इमरान खान ने बात करना शुरू की। उन्होंने कहा कि जस्टिस किस कंसेशन की तरफ इशारा था? ये जो वीडियो लिंक के जरिए सर उनको अदालत में पेश होने का मौका दिया गया है, ये उस कंसेशन की बात हो रही है। आपको याद होगा 2 रोज कबल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने फैसले में भी इसकी निशानदेही की कि उसकी भी हमने इजाजत दी है, वो कि इसकी इजाजत हम नहीं देंगे और उस कंसेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि अतर मिनल्ला साहब ने मुझे ये कहा कि मुझे फ़ायदा होगा इन तरमीम का, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो नैब है मेरा उसके ऊपर एक मौक़िफ़ है। मैं ये समझता हूँ कि नैब का जो काम है वो डिपेंड करता है उसके हेड करने वाले को। हेड कौन करता है नैब को? वो जो ईमानदार आदमी होगा
वही उसको बेहतर अंदाज में हेड कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मुझे 14 साल की कैद हुई है, एक गिफ्ट है जिसकी कीमत कम कराने का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है। उस पर उन्होंने कुछ मजीद भी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर अदालत के सामने दी। और तो जज साहब ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान क्योंकि अमूमन जो कि आज वैसे ओवरऑल समात के दौरान खामोश रहे, उनकी जानिब से कुछ सवालात नहीं किए गए वकला से, मगर जब इमरान खान साहब आए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही बढ़ चढ़ कर इमरान खान साहब को मना करते रहे कि वो गैर मुतलका गुफ्तगू ना करें। उन्होंने कहा क्योंकि आपने आज किया था, मेरे पास जो टिकर्स आए हुए हैं और जो रूदाद मेरे सामने है उसमें 2-3 चीजें हैं। वो ये है कि जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जब आग लगी हुई हो तो नहीं देखते कि पाक है नापाक, पहले आप आग बुझाएं। अच्छा, इस तरह फिर ये बात भी हुई कि आप इकट्ठे बैठ के बात करें। फिर जिस पे फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि हमने दरवाजे खुले रखे। चीफ जस्टिस ने कहा कि डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। और जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। ये जितनी चीजें हैं, इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सर बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि इमरान खान साहब ये बयान कर रहे थे कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो हालात हैं बिलखसूस मुआशी और सियासी, वो कोई इतने अच्छे नहीं है। उन्होंने काफ़ी ख़तरनाक किस्म की यहाँ पर कुछ बातें कही, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि खान साहब आप इस मुल्क के एक बड़े लीडर हैं और हम आपकी तरफ देखते हैं, आप हमें डरा रहे हैं, हम इसके बाद कहाँ जाएंगे? अगर आप भी हमें डराएंगे तो बेहतर यही है कि सियासतदान आपस में मिल बैठकर इस मसले को हल करें, जो मुज़ाकरात करने हैं वो मुज़ाकरात करें। और जो आपने पानी की बात की वो बिल्कुल दुरुस्त, उन्होंने कहा था कि पानी नहीं देखना चाहिए कि पाक है या नापाक है, आग बुझानी चाहिए। और फिर उन्होंने एक मौके के ऊपर मुस्कुराते हुए जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इमरान खान साहब को कहा कि देखें, हमने तो देखा है सियासतदान जो हैं वो जब जेल में जाते हैं तो बड़े मैच्योर हो जाते हैं। तो उस पर इमरान खान साहब थोड़े से खटके, उन्होंने कहा कि सॉरी मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। तो जिस पर उन्होंने अपना जरा सवाल जो है उसको तब्दील किया। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि जेल में जाकर सियासतदान तजर्बा लेकर आते हैं, मजीद तजर्बाकार होकर आते हैं। उस पर उन्होंने एक कहका लगाया इमरान खान साहब ने। फिर उन्होंने बताया अपना मौकफ के 2021 में यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी तमाम सरबराहान मुमलिकत को एक फाइंडिंग अपनी दी थी जिसमें बताया गया था कि जो अमीर मुल्क हैं, अमीर तरीन जो मुल्क है वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और जो गरीब मुल्क हैं वो गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो 1700 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। उसके बाद उन्होंने अदालत के सामने कुछ मजीद भी एदादो शुमार रखे और उन्होंने कहा कि ये जो नैब है इसके हाथों तो मैं भी इस वक्त सफर कर रहा हूँ, मैं भी इससे गुजर रहा हूँ, मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ मुल्क के कुछ और रिमार्क्स भी जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से आए। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि तमाम कौम आपको देख रही है, बुनियादी इंसानी हकूक के मुहाफिज आप जजेस साहिबान हैं, आपकी तरफ हम लोग नजरें लगाए बैठे हैं। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि हमारी तरफ आप नजरें लगाकर बैठे हैं और हम आपसे तवक्को किए बैठे हैं, तो बेहतर यही है क्योंकि हमने तो सिर्फ आइन की तशरीह करनी है, हमारा काम तो सिर्फ अदालत में बैठना है, आपका काम है कानून साजी करना, कानून बनाना। बेहतर यही होगा कि आप दोबारा पार्लियामान में आ जाएं और जो कानून आपको मुनासिब नहीं लगता उसको तब्दील कर लें, नया कानून बना ले। और दूसरी बात, जो डायलॉग की बात है उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि न सिर्फ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी ये बात की और समात के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी इस डायलॉग की तरफ जोर दिया। और उन्होंने कहा, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने तो सामने बैठे फारूक एच नाइक जो कि इस केस में बतौर वकील भी पेश हो रहे हैं, उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि इन मसाइल का हल आपके पास है, आप लोग क्यों कर आपस में डायलॉग नहीं करते। सामने फैसल जावेद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उनको जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बुला लिया कि आप भी आ जाएं, आप भी गालिबन पीटीआई के हैं। वो भी रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम, बल्कि फारूक एच नाइक साहब ने उनका तारुफ करवाया कि ये फैसल जावेद हैं, पीटीआई के हैं। और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि आप सबको आपसे पूछना चाहिए, फैसल जावेद साहब से, फारूक एच नाइक साहब से, इमरान खान साहब से, और आपस में मिल बैठकर एक ग्रैंड डायलॉग करना चाहिए और मसाइल का हल निकालना चाहिए। चीफ जस्टिस ये कह रहे थे अदील, इस बात को तो आगे नहीं, क्या इमरान खान साहब ये सुन पा रहे थे? जी बिल्कुल,
इमरान खान साहब सुन पा रहे थे और इमरान खान साहब नोट भी कर रहे थे, मुसलसल अपना जो रद्द-ए-अमल है वो भी दे रहे थे। लेकिन बाद अज़ां जब इमरान खान ने थोड़ा सा ड्रैग किया और जो केस है उससे हटकर गुफ्तगू ज्यादा हुई, तो जजेस साहिबान की जानिब से बार बार ये इसरार किया जाता रहा। इवन दो जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी उनको कई दफा ये बात कही कि आप अपने केस पर बात करें, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब का जो एक अपनी सोच थी, अपना जो मतमे नजर था, वो उन्होंने अदालत के सामने रख दिया है। जो उनके नजर में इस वक्त उनकी सियासी जमात के साथ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उस सब को उन्होंने बिल्कुल सामने रख दिया। उन्होंने मुदाखलत की भी बात भी कर ली, उन्होंने मुल्की मईशत का बहरान भी है वो भी अदालत के सामने रख दिया और दीगर तमाम नाब के हवाले से भी उन्होंने जो उनकी बात थी वो भी पहुंचा दी। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज, आप हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, ये तो था नैब तरमीम का मामला। राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि अब सियासी कशीदगी बहुत बढ़ चुकी है, पीटीआई के साथ डायलॉग मुमकिन नहीं है। अदालत में आज डायलॉग पर जोर दिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि सियासतदान आपस में मिलकर बैठे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने अब खुले आम कह दिया है कि डायलॉग अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुमकिन नहीं और इमरान खान पर मजीद मुकदमात बनने के हवाले से भी उन्होंने कह दिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब बड़ा ही उनका जो बयान है वो सियासी हवाले से दो धारी है और यूं समझिए कि उसका सारा फायदा इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को पहुंचेगा। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जब एक हुकूमत से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स वजीर आजम का मुशीर और जिसके बारे में ये पता है कि ये वजीर दाखिला भी रह चुका है और फिर पंजाब में पंजाब का वजीर कानून भी रह चुका है और इन दोनों जगह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, तो जब ऐसे शख्स की तरफ से ये बात कही जाएगी तो इसका तो सीधा सीधा मतलब यह है कि मुकदमात झूठे ही बनाए जाएंगे और उनके नीचे सियासतकार फरमा होगा। हालांकि इससे पहले राना साहब ही मुफाहिमत की और मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि ये बयान जो है अब से ऑनवर्ड बनने वाले जितने भी मुकदमात हैं उन सब के ऊपर खत्ते तंसीख फेर देता है और इस बयान के बाद ये समझना चाहिए कि जो भी मुकदमा बनेगा दरअसल वो सिर्फ नफरत की वजह से बनेगा, दरअसल सिर्फ अजियत देने के लिए बनेगा। उसमें प्रोसिक्यूशन होगी, इस्तगासा होगा, ना दलील होगी, ना सबूत होगा, ना कोई और चीज गवाह होगा, वो महज तकलीफ देने के लिए बनेगा और वो आज राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है और मेरा ख्याल है कि ये बयान उनका रिकॉर्ड पे आ गया। नैब तरमीम केस की जब गुज़श्ता समाअत हुई थी तो खान साहब ने कहा था कि मुझे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, वकला से मुशावरत नहीं करने दी जा रही है और उसके जवाब में आज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई तस्वीर उनके सेल की और जो सहूलियात उन्हें उनके कमरे में दी जा रही हैं वो तमाम सहूलियात की भी तस्वीर, इसके साथ साथ उन तमाम अफराद की फ़हरिस्त भी जमा कराई गई है और ये फ़हरिस्त जमा कराई गई है अक्टूबर 2023 से मई 2024 तक की, कि जिसमें खान साहब से जिस दिन जितने लोगों ने मुलाकात की उन सब के नाम भी हैं। तो और साथ ही इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि इन मुलाकातों में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें होती थीं। खान साहब इन मुलाकातियों के साथ डिस्कशन करके बैनुल-अक़वामी जरीदों में आर्टिकल्स भी लिखते थे और वो जो कुछ कर रहे थे वो मुल्क दुश्मनी में कर रहे थे। एक तो ये कि ये मुल्क दुश्मनी और साजिश क्या किसी अदालत में साबित हो चुके हैं या महज बयानी है? बयानी है, ठीक है, डेफिनेटली। अभी तक तो ऐसा कोई मुकदमा इमरान खान साहब पे नहीं, यानी उसका वो यानी किसी भी अदालत में वो फैसला नहीं हुआ उस पर कि वो उन्होंने साजिश की या उन्होंने को नुकसान पहुंचाया। एक साइफर केस था और वो भी खत्म हो चुका, ठीक है। तो लिहाजा ये कहना कि जनाब साजिश की और ये किया, ये तो एक बिल्कुल मैं समझता हूँ बेबुनियाद बात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब जहां तक उनकी जो ये जो मैंने तस्वीर देखी हैं जी, उसमें चीजों को बड़ा पॉइंट आउट किया जा रहा है। उसमें कुछ किताबें हैं, एक उसमें चारपाई है और एक रूम कूलर है, ठीक है। हाँ, अच्छा, एलईडी भी है, एक एलईडी भी है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर तो एक्सरसाइज की मशीनें, मिनरल वाटर की बॉटल्स को भी बड़ा पॉइंट आउट किया गया और उसके साथ साथ ये कहा गया कि उनके खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स भी हैं वहाँ पर। अच्छा, इससे क्या मतलब लिया जाए कि ये जेल में नहीं है, ये किसी 5 स्टार होटल में? कहा तो यही मतलब अब देखिए बात हमें कुछ समझना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, और मेरा ख्याल है कि वो लोग आज मौजूद हैं उन ओहदों पे और या किसी न किसी हैसियत में जिन्हें कम से कम थोड़ा सा एक अपने जेल का वक्त याद करना चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, यूसुफ रजा गिलानी साहब, अच्छा, जो चेयरमैन सेनेट है,
ठीक है, वो बताएं कि उनका जेल में कैसे वक्त गुजरा था। जरदारी साहब जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का जेल में, तो कहते हैं कि उन पर चलिए वो बता दें ना, वो बता देंगे तो देखिए, हम तो आज तक यही सुनते आए हैं। हमें कोई भी पाकिस्तान में, देखिए हम पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, हमें ये पता है कि उनका जेल कैसे गुजरा है। अच्छा, ठीक है, जब वो बताएंगे तो हम फिर बात करेंगे ना। ठीक है, ठीक है, सदर आसिफ अली जरदारी बता दें। ठीक है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे। ठीक है, नवाज शरीफ साहब भी जेल के बारे में बता दें। जुल्म हुआ कि वो बीमार हो गए, देखिए वो बताएं ना, देखिए असल तो वो बताएं, वो बताएं कि जेल उनकी कैसे थी। जब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं, वो भी जेल बताएं कि कैसी थी उनकी जेल। देखिए बात यह है कि आप मसला ये है कि ये जो जेल, यानी इस तरह की तस्वीरें और कितनी जेलों की हमने देखी हैं, ठीक है ना। मैंने वैसे पहली दफा देखी। अच्छा, हमने भी पहली दफा ही देखी कि जेल में ऐसा बात यह है कि आप बुनियादी तौर पे मकसद ये नहीं है, असल मकसद कुछ और है। क्या है? ठीक है, वो मकसद ये है कि ये साबित किया जाए कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में रह के सब कुछ करने के काबिल हैं, अहल हैं, और जनाब उन्हें तो किसी किस्म की कोई, उन्हें तो वो ये तो अमली तौर पर आजाद है। देखिए वैसे वो हैं भी। अच्छा, आप वो ज़हनी तो देखिए, बात तो ये है कि आज़ादी और कैद जो है ये इंसान के अंदर होती है। हाँ। बाज़ औक़ात जो बाहर आपको नजर आते हैं, मैं टीवी पे जब टीवी देखता हूँ तो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों को देख के मुझे लगता है कि ये कैदी हैं बेचारे। ज़मीर के कैदी नहीं, वो कैदी है। अच्छा, ठीक है, मुझे साफ नजर आ रहा होता है अच्छा, कि वो कैदी है, और ये सिर्फ मुझे नजर नहीं आ रहा होता, मुझे इस बात का पता है कि वो कैदी है। अच्छा, लेकिन वो बज़ाहिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, अपनी मर्जी से इधर जाते और उधर जाते नजर आते हैं, और बहुत सारे लोग जो जेलों में होते हैं, आपको पता चलता है कि नहीं वो आजाद है। ठीक है, ये आजाद और कैद होना ये बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, इसका जेल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक ज़हनी कैफियत है। ठीक है, ठीक है। और दूसरी एक लास्ट की मैं अर्ज करूं जी, मैं ये समझता हूं कि ये जो इमरान साहब की जो पिटीशन है ना, ये जो नैब तरामीम की जी, मैं कोई उसूली तौर पे इस पिटीशन से मुत्तफिक नहीं। अच्छा जी, मैं समझता हूं कि ये पिटीशन, ये जो खान साहब जो कह रहे हैं मेरे लिए आसानियां होंगी, देखिए तरामीम जो है ना, तरामीम नैब का जो मामला है ना, उसको मेरा ख्याल है कि एक दफा आपको खत्म करके बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नैब एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे। ठीक है, एक ब्रेक हम लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस की आज समाअत की, और अब ये समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा खुर्रम नवाज साहब। खुर्रम नवाज साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्राइब्यूनल को लेकर आपके एतराज़ात क्या हैं, क्योंकि एक बात ये भी कही जा रही है कि आप लोगों के पास फॉर्म 45 नहीं है। देखें जी, ट्रिब्यूनल का जो एक कानून और आइन के अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं कि जिस तरीके से उसने प्रोसीडिंग्स करनी है, बेसिकली हमारा जो एतराज़ है वो उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर है कि वो प्रोसीडिंग्स जिस तरीके से हो रही हैं उस तरीके से कानूनी तौर पे हो नहीं सकती थी। अच्छा। पहली बात। दूसरा, ये जो फार्म 45 की ये मतलब रोज बात होती है कि फार्म 40, देखें जब फार्म 45 का टाइम आएगा, कोई फॉर्म हमसे मांगेगा तो हम क्यों नहीं देंगे, हम जरूर देंगे। अच्छा, लेकिन राजा साहब एक बताइएगा ना कि एक तो इस चीज का है कानूनी पहलू, एक इस आपके मुकदमे का सियासी पहलू भी है कि आपकी जो मुखालिफ जमात है उसका बड़ा ही मुतय्यन इल्ज़ाम है कि हमारे पास तो फॉर्म 45 हैं और हम इसको दूसरों से कोऑर्डिनेट भी, यानी दूसरों से मुंतबिक भी करवा सकते हैं कि दूसरे भी कह रहे हैं, यानी एक पीटीआई के पास है, एक पीपल्स पार्टी के पास है, या किसी और जमात के पास है, वो दोनों एक से हैं। आपको भी तो ये सियासी तौर पर पेश कर देना चाहिए ना। देखिए मेरा भाई, मेरी बात सुने, ये हमने कब कहा कि हम नहीं पेश करेंगे, और हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब ये हमारा एक जूनियर इलेक्शन के बाद नोटिफिकेशन हमारे वो हुए थे, उसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और हम तीनों एमएनएज ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी अपने फार्म 45 उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी दिखाए, और ये हमारा हक है। देखें, हम लोग रिटर्न कैंडिडेट हैं, तो हम क्यों नहीं दिखाएंगे।
लेकिन एक प्रोसीजर है, एक तरीकाकार है। उस तरीकाकार के तहत जब अब मेरे से कोर्ट ने जवाब मांगा, मैंने जवाब दिया। जो कोर्ट नेक्स्ट जो चीज मेरे से मांगेगी वो मैं जरूर दूंगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं कि बहुत जो ये इलेक्शन पिटीशंस हैं ये डायरेक्टली दायर ही होनी थी ट्रिब्यूनल के सामने, ठीक है। ट्रिब्यूनल के सामने ये दायर नहीं हुई। क्योंकि जो इस वक्त जिस जगह पे ये इलेक्शन पिटीशंस दायर की गई वो फोरम था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का और इस ट्रिब्यूनल का, क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारी ये हक बनता है कि जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स चली, ठीक है जी, उन प्रोसीडिंग्स को ये जो आप कहते हैं जिस तरीके से चली, आपको इन प्रोसीडिंग्स पे मुतय्यन एतराज कहां पे है? देखें, प्रोसीडिंग्स एक कानून के अंदर, इलेक्शन एक्ट के अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं जी, ठीक है। 140 से लेके मेरे ख्याल है वो सेक्शन है 147 तक ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जी, ठीक है, कि उन्हीं के तरीकाकार से कोर्ट ने चलना है, ठीक है। और हम वो चीज फॉलो करना चाह रहे थे, लेकिन वो कोर्ट उन चीजों को जो उसका एक दायरा कार है, मतलब उसको फॉलो नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये एप्लीकेशंस ईसीपी में दी है। क्योंकि ईसीपी ही वो इदारा है जिसने इस ट्रिब्यूनल को फॉर्म किया है, जिसने इस ट्रिब्यूनल को नोटिफाई किया है। तो अब हमें अगर कोई ग्रीवियंस होगा, कोई इलीगल या कोई ऐसी चीज हो रही होगी, तो हम उस ट्रिब्यूनल, हम ईसीपी के पास जाएंगे। अच्छा खुर्रम साहब, हम यही तो पूछना चाह रहे हैं ना कि कहाँ आपको लग रहा है कि इस जगह पर फर्ज किया एक शख्स से सबूत मांगा अदालत ने, जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी, जिन्होंने पिटीशन फाइल की, उनसे सबूत मांगा, उन्होंने सबूत दे दिया। उसके बाद आपसे क्या अदालत ने ऐसा आपसे क्या आपको बहस का मौका नहीं दिया गया, या आपने अपनी जो दस्तावेजात अदालत ने मांगी आपने वो पेश कर दी और उसके बाद भी अदालत ने आपको सुना नहीं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि जुडिशियल मैनर्स के तहत ये मामला नहीं आगे बढ़ाया जा रहा? देखें, ये तो आप मेरे जाहिर बात है कि बहुत सारी मैंने जो सेक्शंस आपको बताई हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे इस वक्त, क्योंकि मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है, ठीक है। जो हमारे जो मेरे वकला थे, जब उन्होंने समझा कि ये कानूनी तरीके से ये चीजें नहीं हो रही, तो वो इसी वजह से वो ईसीपी में चले गए। ठीक। असल इशू ये है कि देखें, जो भी फोरम होगा, जो चीज हमसे मांगी जाएगी वो हम देंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई, देखें, जो मीडिया ट्रायल किया गया, अब ऑर्डर के अंदर मेरे ऊपर कोई जुर्माना नहीं हुआ, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं हुई कि जो कोर्ट के अंदर नहीं हुई या कोर्ट के ऑर्डर्स में नहीं आई, लेकिन वो बाहर पूरा दिन वो मीडिया के ऊपर चलती रही। इसी तरीके से जो मेरे दूसरे कोलीग हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है वो टाइम बार्ड है, कि जो एक टाइम लिमिट है कानूनी तौर के ऊपर हम दी हुई होती है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर ये इलेक्शन पिटीशंस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने जानी है, वहां पे जमा होनी है, ठीक है। वो ही नहीं फॉलो हुआ, वो तो लेट हो गई। ठीक है। राज साहब, एक बताइएगा, आपकी अब जो दरखास्त गई है उससे पहले एक ऑर्डिनेंस आया था। ऑर्डिनेंस से पहले ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था कि वो ऐसे ट्रिब्यूनल्स मुकर्रर करे जो हाई कोर्ट के अलावा हों। तो एक इख्तियार, एक बाकायदा ऑर्डिनेंस लाया गया जिसमें ये इख्तियार वापस किया गया इलेक्शन कमीशन को कि वो रिटायर्ड जजेस को भी लगा दे और जिसको चाहे वो फिर बदल दे, और फिर चीफ जस्टिस जो मुतल्लिका हाई कोर्ट का है उसका किरदार भी खत्म किया गया। तो क्या आपको उसके बाद आपकी दरखास्त आती है, तो इन दोनों मामलात को जब जोड़ें तो फिर तनकीद का पहलू कुछ ज्यादा बनता है आपके ऊपर? नहीं, देखें जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो ऑर्डिनेंस की वजह से या इस चीज की वजह से। इख्तियार अपॉइंट करने का भी पहले भी इलेक्शन कमीशन के पास था, विद कंसल्टेशन ऑफ कोई भी जो चीफ जस्टिस हैं किसी भी हाई कोर्ट के, और आज भी वही है। उसमें सिर्फ ये अमेंडमेंट आई है कि अगर कोई सिटिंग जज, क्योंकि ये
सिविल कोर्ट का बेसिकली काम होता है, ट्रायल कोर्ट एज ए सिविल कोर्ट उसको प्रोसीडिंग्स करती है। तो अगर कोई मतलब वो नहीं होता तो फिर कोई रिटायर्ड जज इसमें होगा। तो हमारी तो ये प्ली है ही नहीं। हमने तो ये कहा है कि हमें किसी भी ट्रिब्यूनल में, पाकिस्तान में और बहुत सारे ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, किसी ट्रिब्यूनल में हमारी भेज दें, किसी जगह भेज दें। अगर आपको मतलब क्योंकि देखें ये मेरा कानूनी हक है कि अगर मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं कि वो नहीं हो रही और जो मेरी एप्लीकेशन है उसके ऊपर अगर कोर्ट फैसला नहीं करती और प्रोसीडिंग को चलाते हुए आगे जाते हैं तो मेरी एप्लीकेशन उधर ही पड़ी रहती है। तो मेरा ये हक बनता है कि मैं पहले ये कहूं कि मेरी एप्लीकेशन पे फैसला करें और उसके बाद आगे तो बेसिकली खुर्रम साहब आपको जज साहब पर एतराज है क्योंकि आपके वकला ने जज साहब की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाया। बड़े ऑनरेबल जज साहब हैं, हमारा जज साहब के ऊपर एतराज नहीं है। अच्छा। देखें जो हाई कोर्ट की पिटीशंस हैं, हाई कोर्ट की पिटीशन आपको पता है वो डेली बेसिस पे होती है जी, और ये जो ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग्स हैं इसमें और हाई कोर्ट की डेली बेसिस की जो प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो हमारा जो एतराज है वो ये है कि ये एक ट्रायल कोर्ट है, तो ट्रायल कोर्ट को उसी तरीके से प्रोसीडिंग्स करनी चाहिए जैसा कि इलेक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जैसा कानून के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये खदशा तो नहीं है कि आपकी सीटें जो हैं वो वापस हो जाएंगी या आपके हाथ से निकल जाएंगी अगर इस तरह के मामला तेज चलते हैं? तो क्या इस तरह का कोई खदशा है आपको? देखें कोई हमें किसी किस्म का कोई खदशा नहीं है, ठीक है जी। देखें या तो मेरे ऊपर ये एतराज हो ना कि खुर्रम कोई डब्बे उठा के भाग गया हो या खुर्रम ने कहीं डंडे मारे हो, खुर्रम ने कोई जाली वोट कास्ट किए हो, इस तरह का उनकी रेट पिटीशन जो उन्होंने रेट पिटीशन कह रहा हूँ जो पिटीशन उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर भेजी है उसमें ऐसा मेरे ऊपर कोई एतराज नहीं। जी बिल्कुल। और हमें कोई खतरा नहीं है कि हमारी सीटें चली जाएंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा खुर्रम नवाज साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इसी मामले पर बात करें, इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि आपके जो मुखालिफिन हैं उनका एतराज़ ये है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे कि नंबर 1 इसका रजिस्ट्रार अलग से नहीं था, तो आपने जो अपनी पिटिशंस जमा कराई वो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को जमा कराई, गोया आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन जमा कराई जबकि आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना था। दूसरा ये था कि आपने वक्त पर जमा नहीं कराई और फिर आपको करेक्ट करने के लिए वक्त भी 7 दिन का ज्यादा दिया गया। और तीसरी बात यह है कि जिस तरीके से कानून में दिए गए तरीक़ाकार के मुताबिक कार्रवाई नहीं चल रही बल्कि वो हाई कोर्ट के अंदाज में चल रही है जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई से मेल नहीं खाती। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। अब हमने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन जमा कराई है और इसमें कोई दूसरी इबहाम नहीं। हमने जाकर ना ऊपर रजिस्ट्रार लिखा ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट लिखा, ट्रिब्यूनल के पास पिटीशन जमा कराई है, इसलिए उनका एतराज बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात कि 36 डे नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन के 36वें दिन हमने पिटीशन आई है विद इन टाइम और 45 डेज के अंदर आप पिटीशन जमा करा सकते हैं। और इसी तरह तमाम मेरे दोनों भाइयों ने भी विद इन 45 डेज आई है, इसलिए वो टाइम बार का क्वेश्चन नहीं। और अगर इनका कोई क्वेश्चन है तो वो डिसाइड करेगा, वो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड नहीं करना। तीसरी बात, तेजी दिखा रहे हैं। तेजी दिखाने का मतलब ये है कि पिछले 2 से इनको टाइम मिल रहा है। आपको पता है इलेक्शन नहीं, वो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। आज तारिक फजल चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी हमसे गलत तौर पे मंसूब किया जा रहा है कि तेजी दिखाई जा रही है, हमें तरीके कार पे एतराज है। तेजी का लफ्ज खुर्रम नवाज साहब ने भी अभी यही कहा हमारे प्रोग्राम में। देखिए, ये बड़े माजरत के साथ मैं कहूंगा ये झूठ बोलते हैं। जो ऑब्जेक्शन लिखी हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है अनड्यू हेस्ट में चला रहे हैं, अच्छा, तेजी में प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं।
लिखा हुआ है, मैं आपको अभी पिटीशन भेज देता हूँ, आप उसे देख लीजिए। ठीक। अच्छा। लिखा हुआ है उसके अंदर के पिटीशन में कि ये अनड्यू हेस्ट में चला रहे हैं, तेजी के साथ चला रहे हैं, जब तेजी की बजाय ये इलेक्शन एक्ट कहता है विद इन 7 डेज ये जवाब देंगे, और अगर 7 डेज जवाब नहीं देंगे तो इनके ऊपर डे टू डे की और ₹1,00,000 जुर्माना होगा अगर ये तारीख मांग। आज 2 महीने हो गए हैं, ₹1 इनके ऊपर जुर्माना नहीं हुआ, एक जवाब जमा नहीं कराया, ना ही अपने फॉर्म 45 लेकर आए हैं। तो और चाहते क्या हैं? वो कह रहे ट्राइब्यूनल ने जो पहला फैसला दिया था वो उम्मीदवार की अदम मौजूदगी में दिया था, ये भी एक एतराज उनके वकील की तरफ से किया गया आज। देखिए, वो फैसला नहीं था, वो एडमिशन था, जिसको एडमिट करते हुए एक ऑर्डर होता है। यानी हम नोटिस कर रहे हैं, आपको नोटिस इनको पहले जा चुके थे, नोटिस देने के बाद आप अपना जवाब जमा कराएं और अपने फॉर्म 45 ले आएं और एफिडेविट दे दें। ये तीनों चीजें लॉ की रिक्वायरमेंट है, वो लीगल रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने उनको नोटिस दिया। अच्छा, ये बताइएगा शोएब शाहीन साहब के इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें तरमीम के बाद अब जो सूरत क्या ये बनती है कि इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जज को भी लगा सकता है और चीफ जस्टिस का किरदार अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तकर्रुर में खत्म हो चुका है या मीनिंगफुल नहीं रहा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक बात सिर्फ आपके सवाल के जवाब के आने से पहले सिर्फ उस बात को मैं खत्म कर लूं। ये लोग इसलिए भाग रहे हैं कि इनके पास फॉर्म 45 टेम्परिंग वाले ये दे नहीं सकते, इनके पास भी वही है जो हमारे पास है, जिसके मुताबिक मेरे से ये 53,000 से हारे हुए हैं तारिक फजल चौधरी, और बाकी भी इसी तरह कोई 45,000 से कोई 43,000 से इलेक्शन हारे हुए हैं। इनको क्या है, मसला ये है कि अगर वो फॉर्म दे देते हैं तो ये हारे हुए हैं, टेम्परिंग देते हैं जेल जाते हैं, एफिडेविट दे देते हैं कि हम हारे जीते हुए हैं, फिर इनके पास अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की। अच्छा, फिर एक बात होती है, केस ट्रांसफर करने के भी ग्राउंड नहीं दी इन्होंने। जब तक जज को बायस्ड डिक्लेयर ना करें, बायस के ऊपर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं, कल मैं उस पर आर्गुमेंट खोद करूंगा कल सुबह इंशाल्लाह 10 बजे। वो बायस्ड होने के इनको कंक्रीट एविडेंस देनी पड़ेगी, और वो एक भी ग्राउंड बायस का नहीं दिया कि जी जज से क्यों ट्रांसफर कर दिया जाए। इनकी बेईमानी इसलिए है, ये ऑनेस्ट मोटिव के साथ ये यहाँ आए हैं ताकि इनकी जान छूट जाए, और ये ऑर्डिनेंस का सहारा लेके, हालांकि ये प्रेयर नहीं है लेकिन ऑर्डिनेंस का के साथ मिली भगत होती है आमतौर पर इलेक्शन कमीशन की, ये ऑर्डिनेंस का सहारा लेकर ये रहे कि जनाब कोई रिटायर्ड जज की सरबराही में कोई कमीशन बन जाए ताकि इनको टाइम, इनको उसके इनकी ख्वाहिशात की तकमील उसमें हो जाए और इनकी फोर्जरी सके। लेकिन शोएब साहब, ट्राइब्यूनल कोई भी हो, आखिर इन्हें फॉर्म 45 तो पेश करना ही पड़ेगा ना। लेकिन वो कहते हैं, वो वाली बात है ना, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन ये एक एक दिन की वो वक्फा लेना चाह रहे, ना देना पड़ जाए। इनको पता है कि ये तो जेल जाएंगे, और दूसरी बात इनको ये है कि ये अपनी मर्जी का चॉइस का जज रखना चाहते हैं। लेकिन शोएब साहब, फिर आपकी मर्जी का जज भी तो नहीं हो सकता ना, मतलब ये अगर उनके पास ये रियायत नहीं तो आपके पास भी तो नहीं। सर, हमने तो नहीं कहा कि जस्टिस महमूद जहांगीरी साहब को बना दें, हमने तो नहीं कहा कि चीफ जस्टिस साहब हाथ लिखें कि किसको बनाना है। पहले हमारे जो ट्रिब्यूनल के सरबराह थे जस्टिस अरबाब ताहिर साहब थे, जब हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे देंगे। मैं कहता हूं हाई कोर्ट के किसी भी जज को दे दें। कब हम कहते हैं, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कंसल्ट करके देना है कि जिसको चाहे दे दें। लेकिन एक जज एक्ट है, वो प्रोसीडिंग कर रहा है, वो चला रहा है केसेस को, उससे ट्रांसफर कराने के लिए लॉफुल वैलिड जस्टिफिकेशन और रीजन होनी चाहिए। क्या कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन और रीजन दी है उन्होंने? कोई लॉफुल नहीं दी। उसके ऊपर कल मैं आर्गुमेंट्स जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट से रिसेंट जजमेंट 2023 जिसके जस्टिस बदियाल साहब की, उससे पहले काजी फैसल साहब वाले केस में है, उससे मुशर्रफ के केस में है, नवाज शरीफ के केस में है, बेशुमार जजमेंट से मैं आपको बता दूं, बात करने के लिए कंक्रीट एविडेंस देना जरूरी है। अब यहाँ प्रॉब्लम की कमीशन अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी पिटीशन में मैंने वाज़े तौर पर लगाया है कि मेरी इस टेम्परिंग ऑफ रिकॉर्ड और इस मैनिपुलेशन और उस बनाने में तारिक फजल को, इसमें 3 लोग मुलव्वस हैं।
तारिक फजल, रिटर्न इलेक्शन कमीशन का भी उसमें रोल है। तो क्या कोई इदारा या शख्स इसमें वो खुद फैसला कर सकता है कि नहीं जनाब मुझे ये वाला जज चाहिए? सही, ठीक है। एक इन्होंने लिखा, चीफ जस्टिस ने नॉमिनेट कर दिया और वो जज बन गया। खतरा सिर्फ ये है कि हमें किसी तरीके से ना आज तक जवाब दिया है, ना आपने फॉर्म दिए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। हम लेंगे नाज़िन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हबीब साहब से गुफ्तगू। वेलकम बैक नाज़िन। हम बात करें इस्लामाबाद के 3 हलकों की जिनका मामला इलेक्शन ट्राइब्यूनल से अब इलेक्शन कमीशन तक जा चुका है। हबीब साहब, थोड़ा माजी में चलते हैं, आपने भी इस्लामाबाद के इन 3 हलकों का सर्वे किया था, आपको क्या लगता है फॉर्म 45 जो असल है वो किसके पास? पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं कि मेरा सर्वे जो था इस्लामाबाद का वो 100% गलत साबित हुआ था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैंने ये कहा था इलेक्शन से पहले कि ये तीनों सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी किया तो उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों नशिस्तें हार गई। अब इत्तफाक ऐसा है कि फॉर्म 45 उठा लें तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल दुरुस्त है। तो एक तो ये बात है। कौन सा फॉर्म 45? फॉर्म 45 अगर जो शोएब शाहीन साहब के पास है या पीटीआई के कैंडिडेट्स के पास है, मुस्तफा नवाज खोखर साहब के पास जी, मुस्तफा नवाज खोखर साहब के पास भी है। अब सीधी सी बात है कि असल फॉर्म 45 जो है वो आपको पता है कि जो उम्मीदवारों को दिया जाता है वो कार्बन कॉपी है। यानी अगर आप, मैं और कोई और इलेक्शन लड़ रहा है तो तीनों लोगों को जो इलेक्शन का जो फॉर्म 45 मिलेगा वो कार्बन कॉपी होगी। वो काफी लोगों को दिया जाता है। तो आपके पास भी है, मेरे पास भी है, जैद के पास भी है, बकर के पास भी है। तो इसका मतलब यह है कि फिर हमारे पास असली है ना, तो लिहाजा असली जो होगा वो तो पता चल जाएगा, टेम्पर जो होगा वो पकड़ा जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस पर्टिकुलर केस में मुझे सरगोदा का एक केस याद आता है। वो क्या? कि सरगोदा में एक साहब ने अपना मकान बेच दिया और बाद में उनके साहबजादों ने, बच्चों ने कहा कि अब्बा जान आपने ये क्या जुल्म कर दिया कि आप मकान जो है वो आपने बेच दिया और बड़ा सस्ता बेच दिया। वो गए वापस और जिसने खरीदा था उसने कहा ये पैसे ले लें और आप मकान मुझे दे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने खरीद लिया है, अब मैं वापस नहीं करूंगा। वो बेचारे फिर एक वकील के पास गए, वो बड़े नामवर वकील थे, अल्लाह उन्हें बख्शे, अब फौत हो गए। तो उन्होंने बड़े रसान से उन्हें कहा देखो अब गलती तो तुम कर चुके हो, लेकिन अब मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि जब तक मेरी जिंदगी है तुम इस मकान में रहो। अच्छा। आखिरकार फिर मकान जो है वो तुम्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे तुम वसूल कर चुके हो। इस वाक़े के कोई 29 साल बाद वकील साहब फौत हुए। और फिर अगले वकील साहब जो है वो इतने माहिर नहीं थे, तो फिर मकान का फैसला जो था वो खरीदार के हक में हो गया। तो देखिए बाज़ औक़ात जो मुद्दई है उसका इंटरेस्ट ये नहीं होता कि मैंने ये से, यानी ये वो जाहिर है उन्होंने ये मान लिया कि पैसे लिए हैं। देखिए उसमें बाज़ औक़ात जो मुद्दई है या मुकदमे का कोई फरीक है उसका इंटरेस्ट फैसले में नहीं होता, सिर्फ तवालत में होता है। अच्छा। तो इस पर्टिकुलर केस में भी जो इलेक्शन कमीशन के पास अपील लेके गए हैं मुद्दई जो दरअसल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मुद्दा अलेहान है, तो उनका इंटरेस्ट भी ऐसे लगता है कि तवालत में है। करने में। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।